हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफी फसलों पर चर्चा कर ली है और आज हम एक नई और महत्वपूर्ण फसल पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम कपास या कॉटन पर चर्चा करेंगे। इसकी बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आप चाहते हैं कि आपको पुराने पेपर की पीडीएफ मिले या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मिले, वो आपको कहाँ मिलेगी ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉटन यानी कपास पर। कपास का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है गोसिपियम स्पीशीज, यानी ये आपको ये नाम याद रखना है, गोसिपियम स्पीशीज का बॉटनिकल नेम होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है मालवेसी। और इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है सेंट्रल अफ्रीका, या जिसे हम मेक्सिको भी कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्पीशीज यानी कि इसकी प्रजाति के अनुरूप ये अलग होता है, यानी उसकी प्रजाति पर ये डिपेंड करता है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसका जो गोसिपियम जो हिरसुटम होता है, एक स्पीशीज होती है जो अमेरिकन जो स्पीशीज है, वेराइटी प्रजाति है, उसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 2n बराबर 52। और वहीं बात करें गोसिपियम आर्बोरियम की तो ये एक देसी है ना, ये इंडिया है, इंडिया की स्पीशीज है, इंडिया की प्रजाति। तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होते हैं 2n बराबर 26। पोलिनेशन टाइप की बात करें तो इसमें होता है ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड है, यानी मोस्टली सेल्फ होता है लेकिन अक्सर परपरागण, परंतु मुख्यतः स्वपरागण होता है। यानी कि क्या होता है कि कभी कभी परपरागण होता है लेकिन मुख्य रूप से इसमें स्वपरागण पाया जाता है। वहीं इसकी कुछ और सामान्य जानकारी की बात करें तो इसका जो पुष्पक्रम होता है वो होता है स्क्वायर, यानी कि इसका जो पुष्पक्रम होता है वो होता है स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, स्क्वायर। और वहीं बात करें इसके फल की तो फल होता है कैप्सूल, ये भी आपको याद रखना है। पर परागण की बात हमने कर ली। ओपन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अंकुरण इसमें जो होता है वो होता है एपीजियल। अंकुरण की बात करें तो वो होता है इसमें एपीजियल प्रकार का अंकुरण होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो तेल की मात्रा, सॉरी जो तेल की मात्रा इसमें होती है वो होती है 15 से 25%, इसमें तेल की मात्रा होती है। और इसको कपास को सफेद सोना या रजत सोना के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक जहरीला जो रसायन होता है उस रसायन का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है गोसिपोल। ये इसका नाम आपको याद रखना है। इसका जो सॉरी जो जहरीले रसायन का नाम होता है वो होता है गोसिपोल। और जो कपास है उसको भारत में सबसे पहले व्यवसायिक फसल, यानी व्यवसायिक फसल आपसे पूछी जाएगी भारत की सबसे पहली व्यवसायिक फसल कौन सी है, तो उसका आंसर रहेगा कॉटन। और जो कॉटन के जो रेशे होते हैं, उसमें सर्वाधिक क्या होता है, उसमें होता है सर्वाधिक सेल्यूलोज, इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। और कितना पाया जाता है, उसमें 90% सेल्यूलोज पाया जाता है। और वहीं बात करें उसमें लिग्निन की तो लिग्निन उसमें होता है 0.5%, इसमें लिग्निन पाया जाता है। और इसमें कुछ उपकरण भी ऐसे उपकरण होते हैं जो काम में लिए जाते हैं उनकी रेशों की महीनता मापने में या रेशे की परिपक्वता मापने में। तो रेशे की महीनता ज्ञात करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है माइक्रोनायर, यानी कि इस तरह से आप लिख सकते हैं, सॉरी, माइक्रो नायर इसका आंसर होता है। यानी कि क्या होता है कि जो रेशे की महीनता ज्ञात करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं, माइक्रोनायर। और वहीं बात करें रेशे की परिपक्वता ज्ञात करने के लिए एरिलोमीटर का उपयोग करते हैं। और रेशे की जो लंबाई होती है उसको ज्ञात करने के लिए फाइबोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ये इसकी थी कुछ सामान्य जानकारी। और कपास का जो रेशा होता है उसे कहते हैं लिंट, यानी लिंट कहा जाता है कपास के रेशे को। तो ये इसकी कुछ कपास की सामान्य सी जानकारी थी। फिर हम इसके बारे में देखते हैं कि जिसका जो उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन ऑफ कॉटन की बात करते हैं। तो कपास की उत्पत्ति भारत के गोसिपियम आर्बोरियम और मध्य अमेरिका गोसिपियम हिर्सुटम में हुई है, यानी कि ये दोनों स्पीशीज है, यानी प्रजातियों के नाम है। तो आपसे पूछा जाएगी कपास की गोसिपियम आर्बोरियस जो आर्बोरियम जो स्पीशीज है उसकी उत्पत्ति या ओरिजिन कौन है, तो उसका आंसर रहेगा भारत। और वहीं बात करें गोसिपियम हिर्सुटम की तो उसका है जो सेंट्रल अमेरिका, यानी कि मध्य अमेरिका इसका आंसर रहने वाला है। भारत दुनिया का सबसे पुराना कपास उत्पादक देशों में से एक है, सबसे पुराना जो आपसे पूछा जाए कि जो कपास है
उसमें भारत कब से उत्पादक देश है, तो सबसे पुराने देशों में से भी भारत का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। फिर भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो प्रमुख उत्पादक देशों में आते हैं भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राजील, उज्बेकिस्तान, यानी कि ये मुख्यतः तो भारत, चीन, पाकिस्तान ये तीन ही आते हैं। बाद में इन्हें इनमें भी अच्छा खासा उत्पादन होता है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो आर्थिक महत्व इसका क्या है कि इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक वस्त्र रेशा का प्रमुख स्रोत है, यानी कपास को क्या भारत में व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि इससे क्या है कि जो प्राकृतिक जो कपास है, जो वस्त्र इसके जो रेशे होते हैं उससे वस्त्र रेशा का प्रमुख स्रोत है। ये वस्त्र उद्योग निर्यात से तेल व पशु चारा का प्रमुख स्रोत है। इससे क्या होता है, वस्त्र उद्योग में भी इसका मुख्य स्रोत है, निर्यात भी इसका होता है, बीज जो होते हैं उससे तेल भी निकलता है और पशुओं के लिए चारे में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कपास बीज में लगभग 18 से 20% तेल व उच्च प्रोटीन युक्त खल होती है, यानी कि जो कपास के जो बीज होते हैं उसमें 18 से 20% तो तेल होता है और उसमें जो प्रोटीन होती है वो भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन युक्त जो खल बनती है, उसके जो तेल निकाल लेते हैं बाद में जो खल बनती है ना, उसमें क्या होता है, प्रोटीन अच्छा होता है। सोइल रिक्वायरमेंट की बात करें तो कपास के लिए गहरी काली कपासी मिट्टी होनी चाहिए, यानी ये आपको याद रखना है, गहरी काली कपास मिट्टी यानी रेगुर जो मिट्टी होती है वो होनी चाहिए। ये दोमट और जलोढ़ मिट्टी में अच्छा उत्पादन देती है, यानी जो दोमट मृदा होती है, जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें ये अच्छा उत्पादन देती है। पीएच इसमें चाहिए 6 से 8, यानी कि जो सामान्यतः उदासीन या हल्का अम्लीय या हल्का क्षारीय ये सह सकती है, सहनशील होती है। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसे धूप पसंद करती है, यानी कि ये कपास एक धूप पसंद करने वाले गर्म मौसम की फसल है, यानी धूप में इसे जो कपास की फसल है उसे धूप पसंद है, ये धूप में भी अपना जीवन यापन कर सकती है। टेम्परेचर की बात करें तो अंकुरण के समय चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और जो ग्रोथ होती है यानी कि वृद्धि करती है, शारीरिक वृद्धि करती है, तब इसमें चाहिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल की बात करें 60 से 100 सेंटीमीटर, लेकिन जल भराव नहीं होना चाहिए या नहीं सहती है, यानी कि जो कपास की जो फसल होती है उसमें 60 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी जल भराव नहीं होना चाहिए। फूल व बोल बनने के समय तेज धूप आवश्यक होती है, यानी कि जब इसमें फ्लावरिंग होती है तब तेज धूप होना आवश्यक होता है। वेराइटीज की बात करें तो देसी वेराइटी की बात करें एक ही है 8401, एक ही है 7 पी के वी 081, और अमेरिकन की जो फसल जो सॉरी अमेरिकन जो वेराइटी है उनमें आती है LRA 5166, MCU 5 अंकुर 651, H4, और इग्योपिटिन की जो बात करें सुजाता और स्वामिन, और हाइब्रिड आती है RCN 134 बनी बीटी बोलगार्ड सेकेंडरी, यानी कि ये इसकी कुछ वेराइटियां जो भी आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट वेराइटी है और पूछी भी जाती है। बीटी कपास को बोलवर्म यानी गेंद कीट से बचाव के लिए विकसित किया गया था, यानी कि जो बीटी कपास होता है उसको क्यों विकसित किया गया था, उसको बोलवर्म नाम का एक जो कीट होता है उसके प्रति प्रतिरोधी तकता विकसित करने के लिए इसको किया गया था। और भारत में प्रथम और अंतिम जो ट्रांसजेनिक फसल आपसे पूछे तो उसका आंसर रहेगा कपास। और भारत में बीटी कपास प्रथम बार 2002 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। और जो कपास के जो प्रथम जीन थे वो थे क्राई 1 AC, वो क्राई 2 AB, इसके जो जो जीन थे वो आपको याद रखने। और विश्व में सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक पौधे सर्वाधिक कौन से देश में होते हैं, तो वो होते हैं USA, अमेरिका में ट्रांसजेनिक फसलें ज्यादातर होती है। कल्चर प्रैक्टिस की बात करें तो फील्ड प्रिपरेशन, यानी कि इसमें 2 से 3 गहरी जुताई करके समतलीकरण करें, यानी ये सभी में कॉमन होता है, 2 से या 1 से 2 या 2 से 3 जुताई करके समतलीकरण कर देना चाहिए। भारी मिट्टी में क्यारियां या मेड़ उपयुक्त होती है, यानी कि जब मृदा भारी हो, यानी कि जो खाली मृदा होती है भारी मृदा हो, तो उसमें क्या होता है कि क्यारियां बनाना या मेड़ बनाना उपयुक्त होता है। इसमें क्या है कि सिंचाई आसानी से होती है। सोइंग टाइम की बात करें, बुआई का समय तो खरीफ की फसल के लिए जून या मध्य जुलाई, और इरिगेटेड जो एरिया होता है उसमें अप्रैल या मई में इसका जो बुआई करनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। फिर बात करें सीड रेट की, तो देसी वेराइटीज में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और हाइब्रिड या बीटी कॉटन जो होता है उसमें 2 से 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर, यानी 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, सॉरी प्रति पैकेट में, एक पैकेट में कितना 500 से 750 ग्राम आता है। तो
प्रति हेक्टेयर में 2 से 3 पैकेट यूज करना चाहिए बीटी या हाइब्रिड कॉटन के लिए। बीज दर स्पेसिंग की बात करें तो नॉर्मल में 90 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर और हाइब्रिड में 120 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। और फर्टिलाइजर डोज में इसमें जनरल सामान्यतः 100 अनुपात 50 अनुपात 50 एनपीके के प्रति जो किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, यानी कि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम ही पोटाश इसमें देना चाहिए। यदि इन इरिगेटेड कंडीशन यानी सिंचाई वाली स्थिति में 150 अनुपात 75 अनुपात 75 केजी प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। और ये इसका कुछ और भी स्प्लिटिंग सोइंग स्क्यूरिंग बॉल फॉर्मेशन स्टेज में जो जो फर्टिलाइजर डोज देने चाहिए वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। वीड कंट्रोल की बात करें तो पेंडा मिथाइलिन का प्रयोग कर सकते हैं, क्विजाफॉप या ग्लाइफोसेट का ओनली हेर्बिसाइड टोलरेंट यानी बीटी कपास में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैन्यूअल वीडिंग में इसका 20 से 30 दिन बाद में इसका प्रयोग करते हैं। और इरिगेशन की बात करें यानी सिंचाई की तो फेस्ट इरिगेशन एट स्क्वायर फॉर्मेशन दे एवरी 15 से 20 डेज यानी 15 to 20 डेज में इसका जो अंतराल में इसकी जो सिंचाई की क्रिया होती है जो सिंचाई करनी चाहिए। इसकी जो क्रिटिकल स्टेज यानी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं फ्लावरिंग फूल आते समय, बॉल फॉर्मेशन और बॉल ओपनिंग यानी कि जो पुष्प जो फूल से जो फ्लावरिंग आते हैं उससे जो फल बनते समय और जो फल फूटते हैं ना बाद में जो वो बॉल फूट के जो रेशा बाहर आता है उस समय इसमें सिंचाई करनी चाहिए। और फिर बात करते हैं इसकी उत्पादन क्षमता की। तो उत्पादन क्षमता की देसी कॉटन में तो होती है 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और अमेरिकन जो वेराइटी होती है उनमें होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बीटी और हाइब्रिड जो वेराइटी होती है उसमें बेहतर प्रबंधन से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी तक उत्पादन संभव हो सकता है। और बीज कपास का लगभग 33 से 38 रेशा होता है, यानी कि जो बीज जो होता है उसका जो बीज होता है उससे 33 से 38% उससे रेशा निकाला जाता है, यानी बीज जैसे कि 100% है उसमें 33% से 38% उससे रेशा निकाल लिया जाता है। यह आज की जो हमारा टॉपिक था कपास। इसमें कुछ रोग भी है जो हालांकि आपसे इस सेमेस्टर में तो नहीं पूछे जाएंगे। डिजीज या कीट इसके जो मुख्य रोग होता है एक तो झुलसा रोग होता है जो जेंथोमोनास स्पीसीज जीवाणु से होता है। एक होता है जड़ गलन रोग जो होता है कवक राइजोक्टोनिया सोलेनाई से होता है। और कीटों की बात करें तो इसमें होता है एक कीट गुलाबी सुंडी, धब्बेदार सुंडी, अमेरिकन सुंडी, सफेद मक्खी और लाल कीट जैसे इसमें कीट पाए जाते हैं। तो ये इसके रोग और मैंने कीटों के बारे में भी जानकारी दे दी है, लेकिन ये ज्यादा पूछे नहीं जाते। बीएससी में आपके डिजीज और जो इंसेक्ट है उनका टॉपिक नहीं दिया गया, इसलिए आपको खेल जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही आपको पढ़ना है। इसमें आप अच्छे से पास हो सकते हैं या अच्छे नंबर आपके बन आ सकते हैं, अच्छी ओजीपी बन सकती है। और ये आज का हमारा जो टॉपिक था कॉटन ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको टॉपिक समझ में आया होगा क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी अगली फसल पर हम चर्चा करें या अगला लेक्चर जब भी अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहां पे आपको मिलेंगे एक तो पुराने पेपर, जेनेटिक्स की नोट्स पीडीएफ और साथ ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। और वहां पे भी आप मेरे पर्सनल नंबरों पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।